दांत चाहे कितनी बार भी जीभ को काटें, लेकिन वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। यही संबंध और क्षमा की भावना है। और ये भावना आती है दरअसल हमारे मन से। पराक्रम, हम हर चीज पे काम करते हैं, अपने शरीर पर, अपने घर पर, अपने काम पर। रोजमर्रा के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन पर हम बहुत ज्यादा वक्त देते हैं, समय देते हैं, लेकिन अगर नहीं काम करते तो वो है हमारा मन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मन पर काम करें, क्योंकि मन पर काम करने से सारे काम तो यूं ही आसान हो जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। खुद पर भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और आइए सबसे पहले अमृता, हेलो इंडिया की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज हम सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि आज हेलो इंडिया में क्या खास हम करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज हाइलाइट्स की, हेलो इंडिया में संसद की गतिविधियों पर होगी हमारी नजर, साथ ही देश दुनिया का जानेंगे हाल। इसके साथ ही आपको बताएंगे आज होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में। साथ ही अच्छी खबर पर होगी बात, दिखाएंगे कि कैसे नासिक का एक छात्र अपने पालतू कुत्ते के साथ लौटा स्वदेश। इसके साथ ही पढ़ेंगे इतिहास के पन्नों को भी और जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो हेलो इंडिया में बहुत कुछ है खास, जुड़े रहिए अगले आधे घंटे तक मेरे और अमृता के साथ। और चलिए शुरुआत करते हैं पराक्रम। सबसे पहले जान लेते हैं, चूंकि सत्र चल रहा है, संसद की क्या कुछ खास सुर्खियां हैं, उस पर नजर। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दूसरे दिन सुबह 11 बजे से रात 12 बजे तक चली लोकसभा। केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग पर चर्चा हुई। सुचारू रूप से चला प्रश्नकाल। लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दों पर सदस्यों ने सदन के सामने रखी अपनी बात। चुनौतियों के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत 22,500 लोगों की सुरक्षित वतन वापसी। यूक्रेन की स्थिति पर संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री का बयान, कहा प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात कर निकाला रास्ता। Challenges posed by the serious ongoing conflict, we have ensured that about 22,500 citizens have returned home safely. Spoke to the presidents of Russia and Ukraine on multiple occasions. He specifically took up the issue of safe evacuation of Indian nationals, especially from Kharkiv and Sumy. Prime Minister also spoke to the Prime Ministers of Romania, Slovak Republic and Hungary and the President of Poland to seek their support for facilitation of entry of Indian nationals to their countries. देश में हथियारों को रखने की प्रणाली सुरक्षित, मजबूत और विश्वसनीय। संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री का बयान, अनजाने में मिसाइल की फायरिंग मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा मिसाइल सिस्टम अत्यंत सुरक्षित है और भरोसेमंद है। इसके अलावा हमारे सेफ्टी प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स उच्च स्तरीय हैं और समय समय पर इनकी समीक्षा भी की जाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेज वेल ट्रेंड एवं डिसिप्लिन्ड हैं और इस प्रकार के सिस्टम को हैंडल करने का अच्छा अनुभव भी रखती हैं। राज्यसभा में आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए गठित मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा का जवाब दिया। किशन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसे पूर्वोत्तर के लिए शांति का एक नया युग बताते हुए कहा कि 2014 के बाद इस क्षेत्र में उग्रवाद से संबंधित घटनाओं में तेजी से गिरावट आई है। और चलिए अब नजर लेते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों पर। आज से 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को प्रिकॉशन डोज की शुरुआत। 2008, 2009 और 2010 में जन्मे बच्चों को लगाई जाएगी कोवैक्स वैक्सीन। बायोलॉजिकल इवेंट्स हैदराबाद ने तैयार की है कोरोवैक्स। स्कूल कॉलेजों में हिजाब की इजाजत नहीं,
कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की छात्राओं की याचिका, कहा हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में वंशवाद की राजनीति पर प्रधानमंत्री का प्रहार, सांसदों और बीजेपी नेताओं को कड़ा संदेश, कहा नहीं चलेगी वंशवाद की राजनीति। केंद्र सरकार की यमुना और ब्रह्मपुत्र समेत 13 प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार करने की योजना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार इसके तहत वन क्षेत्र में 7400 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का विस्तार करना चाहती है। योजना से 5 करोड़ 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने को सहायता मिलेगी। साथ ही 13 नदी क्षेत्रों में भूजल संरक्षण करने और आवासन कम करने की में भी मदद मिलेगी। वाहन और कलपुर्जा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी पीएलआई योजना के तहत मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प और टोयोटा क्लस्टर ऑटो पार्ट सहित 75 कंपनियों को प्रोत्साहन दिए जाने की मंजूरी दी गई है। सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उपकरण चैंपियन प्रोत्साहन योजना के तहत 75 अनुमोदित आवेदकों की तरफ से 29,834 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने का अनुमान है। आईएएफ प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आईएएफ ने अपने कामकाज में एक उड़ान सुरक्षा केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया है और ये उड़ान सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देती है। मॉडर्न एविएशन में टेक्नोलॉजी के तेजी से प्रसार ने नई चुनौतियों को जन्म दिया है। न्यूजीलैंड में 12 आईसीसी महिला वनडे विश्व कप शुरू। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड की टीम से मुकाबला। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी से की शुरुआत। उभरते भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन नवीनतम बीडब्ल्यूएफ विश्व रैंकिंग में पुरुष एकल में 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। लगातार अच्छे प्रदर्शन की बदौलत लक्ष्य ने पिछले कुछ महीनों से बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। पुरुष एकल में उनके अभी 70,086 अंक हैं। और आइए अब नजर डालते हैं एनएडब्ल्यूएस यानी कि राज्यवार सुर्खियों पर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भगवंत मान आज पंजाब के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कलां में भगवंत मान के शपथ ग्रहण की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए एक पीठ का गठन करेगा। कोर्ट में याचिका को आज के लिए सूचीबद्ध किया गया है। शुक्रवार 18 मार्च को होली के दिन मेट्रो परिचालन के समय में बदलाव किया गया है। इस दिन दोपहर 2:30 बजे तक दिल्ली मेट्रो के सभी कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन बंद रहेगा। रैपिड मेट्रो और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी दिल्ली मेट्रो की सेवाएं दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेंगी। 2:30 बजे के बाद मेट्रो परिचालन सामान्य रूप से चलेगा। हिमाचल प्रदेश में 2 अप्रैल को रिक्त हो रही राज्यसभा सीट के लिए 31 मार्च को मतदान होगा। उम्मीदवार 21 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच जो है वो 22 मार्च को होगी और उम्मीदवार 24 मार्च को दोपहर 3 बजे से पहले नामांकन वापस ले सकते हैं। मौजूदा राज्यसभा सदस्य आनंद शर्मा का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार ने यमुना और ब्रह्मपुत्र समेत 13 प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार करने की योजना तैयार की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार इसके तहत वन क्षेत्र में 7400 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का विस्तार करना चाहती है। इस योजना से 5 करोड़ 2 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में सहायता मिलेगी। 13 नदी क्षेत्रों में भूजल संरक्षण करने और अवसादन कम करने में भी मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा आधार पर मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने वाले केंद्र के 31 जनवरी के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और चैनल को फिर से प्रसारण शुरू करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने केंद्र से उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ चैनल की अपीलों पर 26 मार्च तक विस्तार पूर्वक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बीएसपी ने लोकसभा में पार्टी का नया नेता बनाने का फैसला लिया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने रितेश पांडे के स्थान पर गिरीश चंद्र को पार्टी का नया नेता बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। गिरीश चंद्र नगीना संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करने के आरोप में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी के 11 विधायकों को कल एक दिन के लिए सदन से निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री ने सदस्यों से सभ्य तरीके से व्यवहार करने और सदन के कामकाज को संचालित करने की अपील की। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय समय के दौरान मोबाइल फोन पर निजी इस्तेमाल करने की अनुमति न देने के संबंध में तमिलनाडु सरकार को नियम बनाने के निर्देश दिए हैं और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ओडिशा में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 641 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और अब 6411 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में 3 नगर निगमों समेत 109 नगर निकायों के लिए 24 मार्च को मतदान होगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कनाडा की संसद को संबोधित कर रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से संबोधन दे रहे ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत होने के बाद से अब तक 97 बच्चों की मौत हो चुकी है। आज ज़ेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। रूस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 13 अमेरिकी नेताओं के अपने देश आने पर पाबंदी लगा दी है। बाइडेन के अलावा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध पर चेक गणराज्य, पोलैंड और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बैठक की। सभी देशों ने यूक्रेन को अपना समर्थन दिया है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वो इस मामले पर 16 मार्च को फैसला सुनाएगा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर 7 मार्च को सुनवाई हुई थी। इस सुनवाई का रूस ने बहिष्कार किया था। न्यूजीलैंड 12 अप्रैल से ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी सीमाओं को फिर से खोल देगा। न्यूजीलैंड ने अपनी सीमाएं पिछले 2 सालों से कोविड के चलते बंद कर रखी थी। 13 अप्रैल से टीका लगवा चुके यात्रियों को बिना आइसोलेशन के लिए देश में प्रवेश करने की अनुमति है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। श्रीलंका गंभीर विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था से गुजर रहा है। ये देश IMF से वित्तीय सहायता की मांग कर सकता है। और चीन में गुप्त ओमिक्रॉन BA.2 बहुत तेजी से फैल रहा है। इसे मूल ओमिक्रॉन स्वरूप से 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन के कई शहर इन दिनों इसी वायरस की चपेट में हैं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग शंघाई टावर को भी सील कर दिया गया है और इसके अलावा और भी कई शहरों में सख्त उपाय लागू किए गए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं आज की खास गतिविधियों पर। आज ऑस्ट्रिया की नेशनल काउंसिल के निचले सदन के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू से मुलाकात करेगा। इसके अलावा महिलाओं के योगदान और भारतीय विमानन क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक कार्यक्रम आयोजन कर रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भाग लेंगे। साथ ही आज दोपहर 2 बजे हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन FCEV के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही आज राज्यसभा की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी और उद्योग समिति की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। इसके अलावा लोकसभा की रसायन और उर्वरक संबंधी समिति, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति की बैठक भी आज संसद भवन परिसर में आयोजित होगी। 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा लोकसभा में दूसरे दिन भी जारी रहेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी आज के एजेंडे में शामिल है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा राज्यसभा में रहेगी जारी। रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा आज भी उच्च सदन की कार्यसूची में शामिल है। संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी लोक लेखा समिति की रिपोर्ट। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी समिति और रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी आज पेश होंगे। कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन से सहमति का प्रस्ताव लोकसभा में पेश होगा। और पराक्रम, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, वार्ताएं चल रही हैं, बातचीत चल रही है और इससे जुड़ी हुई बहुत सी खबरें भी आ रही हैं। एक और ऐसी ही बहुत ही अच्छी खबर इसे हम कह सकते हैं, मानवता से जुड़ी हुई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में कई भारतीय छात्रों को यूक्रेन में वो फंसे थे, उन्हें लाया गया। अब तक लगभग सभी छात्र भारत लौट चुके हैं। कई को घर वापस जाने के लिए संघर्ष तक करना पड़ा, लेकिन इसी में कुछ ऐसी कहानियां, स्टोरी निकल कर आई हैं जो एक मिसाल पेश करती हैं। बिल्कुल, और इसमें भारत सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने अपने छात्रों को दोबारा वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया और अमृता, हमने देखा कि कैसे केंद्रीय मंत्रियों ने विमानतल पर जाकर उन छात्रों का स्वागत किया। वहां तक कि जिस परिस्थिति में वो लोग थे वहां पर पहुंच करके उनको हौसला अफजाई की और उन्हें एक प्रोत्साहन दिया कि सरकार आपके साथ खड़ी है। लेकिन आज की जो पॉजिटिव स्टोरी है वो हम आपको बता रहे हैं कि नासिक के एक छात्र ने फैसला किया था, अगर मैं घर जाऊंगा तो अपने डेल्टा पालतू कुत्ते को अपने साथ लेकर जाऊंगा। जी, अंत में उसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना इंसानियत आज भी जिंदा है ये बताने की कोशिश की, अपने कुत्ते का पासपोर्ट आने तक। युवक जो है इन विपरीत परिस्थितियों में भी यूक्रेन में ही टिका रहा, वहीं पर डटा रहा। नासिक का ये छात्र रोहन अबूरे, जिसने ये तय किया कि वह यूक्रेन में मर जाएगा लेकिन डेल्टा को लिए बिना घर नहीं लौटेगा, और आखिरकार रोहन अपने कुत्ते के साथ सुरक्षित रूप से नासिक लौट आया। नासिक के मखमलाबाद इलाके का रहने वाला 22 साल का रोहन अम्बरे पिछले 6 साल से यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहा था। उसे सिर्फ 2 साल पहले एक सर्बियाई हस्क कुत्ता खरीदा था जिसका नाम रखा डेल्टा। धीरे धीरे वो डेल्टा में इतना लीन हो गया कि उसके लिए डेल्टा के बिना घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जब यूक्रेन और रूस के बीच अचानक तनाव बढ़ गया और सभी भारतीय छात्र अपने घर की ओर लौटने लगे तो कई लोग अपने पालतू पशुओं को यूक्रेन में छोड़कर पलायन कर गए, लेकिन रोहन डेल्टा के बिना घर से बाहर नहीं निकल सका। वो बहुत बड़ा है, अभी इसके लिए उसको कैरी करना, बॉर्डर पे 8 घंटे खड़े रहना या फिर बस में उसको 16 घंटे शांत रहना क्योंकि वो हम पूरा क्रिटिकल एरिया से निकल रहे थे। तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम आई तो ऐसे नहीं मैं बोल सकता कि गाड़ी रोको ज़रा 5 मिनट उसको घुमा लूँ, या ऐसे कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए उसका सब मुझे ध्यान रखना पड़ता था और उसे शांत रखना पड़ता था, और जो भी प्रॉब्लम रहे तो लोगों को मेरी वजह से या उसकी वजह से किसी को और कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मुझे ध्यान रखना पड़ता था। रोहन ने तय किया कि वो यूक्रेन में मर जाएगा लेकिन डेल्टा को लिए बिना घर नहीं लौटेगा। आखिरकार उसने डेल्टा का पासपोर्ट निकाला, उसे हर तरह से टीका लगवाया और कड़ाके की ठंड में रोहन डेल्टा के साथ सुरक्षित भारत लौट आया। तो देखिए, अगर आपके मन में भावना है तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अंजाम दे सकते हैं। और यहाँ पर एक खूबसूरत जो तस्वीर बेजुबान जानवर का साथ नहीं छोड़ा, वाकई में रोहन की ये तस्वीर ये बताती है कि भावनाओं में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल, अपनेपन की एक बड़ी मिसाल है ये। और पराक्रम, अब वक्त हो गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। संसद के कामकाज का पूरा ब्यौरा सर्वदलीय बैठक के अंदर भी लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे पर विस्तार से नजर, संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स, प्रश्नकाल के सवाल, विधेयकों के मायने, चर्चा के मुद्दे, सत्ता पक्ष और विपक्ष की रणनीति का हर अपडेट देखिए संसद में आप। आपके सांसद इस कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट संसदीय क्षेत्र के सांसद मनोज कोटक से। प्रधानमंत्री की दिव्यांग लोगों के लिए जो सामाजिक न्याय मंत्रालय की योजना थी, जिसमें 1400 लाभार्थी हमने आइडेंटिफाई किए और उन तक ये लाभ पहुंचाने का काम किया। उदर निर्माण के लिए उन्होंने साधन मेरे को बना के दिया।
मनोज कोटक जी के हिसाब से मुझे हमें ये कॉलेज की तरफ से ये मुझे फ़ोन को बहुत बड़ा इस्तेमाल करने की चीज़ मिली और मुझे ये पढ़ाई में मदद हो रही है। शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हेलो इंडिया और पराक्रम जैसा हर रोज हम एक ऐसा सेगमेंट लेके आते हैं जिसके जरिए हमारे दर्शक जानते हैं अपने इतिहास के बारे में, अपने बीते हुए कल के बारे में क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज हैं और ये उनके लिए होता है बेहद खास। बिल्कुल अमृता, और इतिहास के पन्नों पर नजर डालना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें पता चल सके कि पुरानी घटनाएं क्या हुई थी। और आज हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि अगर आज जनरल बिपिन रावत होते हम सबके बीच में तो वो आज अपना 65वां जन्मदिन मना रहे होते। जी हाँ, आज जनरल बिपिन रावत की 65वीं जयंती है। जनरल रावत को पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के निकट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हो गया था। वो शहीद हुए थे और उनके साथ में हमारी सेना के और जवान और उनकी पत्नी भी शहीद हुई थी। जी बिल्कुल, वे सेना के 27वें आर्मी चीफ थे। चलिए इसी के साथ अब हम आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज का जो दिन है यानी कि 16 मार्च, उसके नाम और क्या कुछ खास घटनाएं दर्ज हैं। 16 मार्च वर्ष 1995 को भारत में राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। देश में विकलांगता की वजह मानी जाने वाली पोलियो महामारी को खत्म करने के लिए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत देश में 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें दी गई थीं। इसका नारा 2 बूंद जिंदगी की काफी लोकप्रिय हुआ था। टीकाकरण के महत्व को इंगित करने के लिए 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जीवन के लिए खतरनाक संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने और समाप्त करने के लिए टीकाकरण प्रभावी है। पिछले कुछ दशकों में टिटनस, पोलियो, टीबी जैसी घातक बीमारियों से लड़ने के लिए टीके एक कारगर हथियार के तौर पर उभरे हैं, जिनसे लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई गई हैं। इन प्रयासों के चलते ही वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। WHO के अनुसार टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली, शरीर और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले विकार या वायरस के खिलाफ मजबूत की जाती है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने अब तक लगभग 1 अरब 80 करोड़ कोविड टीके पूरे किए हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। तो टीकाकरण हमारी सेहत के लिए एक सुरक्षा चक्र है और हम सभी को जिनको जरूरत है उन्हें अनिवार्य रूप से टीके लगवाने चाहिए। बिल्कुल पराक्रम, इसके साथ ही हमेशा ये बात होती है जो नवजात शिशु होते हैं उनके पोषण को लेकर, उनके कुपोषण को लेकर और उनको मिलने वाले न्यूट्रिशंस को लेकर, और इससे जुड़ी ही खबर है कि नवजात शिशु कई कारणों से माँ के दूध से अक्सर वंचित रह जाते हैं, जिससे उनकी जो पोषण संबंधी ज़रूरत होती हैं वो अधूरी रह जाती हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन पहल की गई है, वो आप बताइए। बिल्कुल अमृता, ऐसे हालातों से निपटने के लिए हाल ही में ओडिशा सरकार ने पहल की है। भुवनेश्वर के कैपिटल अस्पताल में अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया है। देखिए रिपोर्ट। नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत समान होता है। अक्सर कुछ महिलाएं अपने शिशुओं को शुरुआती हफ्तों में दूध पिलाने में असमर्थ होती हैं, या कई बार नवजात शिशु अन्य वजहों से माँ के दूध से वंचित रह जाते हैं। इसका सीधा असर उनके विकास पर पड़ता है। इसका हल ओडिशा सरकार ने ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना करके निकाला है। यह अनूठा बैंक राजधानी भुवनेश्वर में कैपिटल अस्पताल के बाल रोग विभाग में खुला है। जच्चा बच्चा दोनों के लिए ये मानव दूध बैंक वरदान सा है, खासकर उन शिशुओं के लिए जिनकी माओ का निधन प्रसव के दौरान हो जाता है। यह सुविधा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक हिस्सा है। इस ह्यूमन मिल्क बैंक में माताएं अपना दूध दान भी कर सकती हैं। This is called as a comprehensive lactation management center, where we store milk or we express milk from a mother and give it instantly to another baby. This is the 32nd in all India level, and this is the first of its kind in Odisha, and Bhubaneswar is the first one to achieve this one. If a child is not able to get milk sufficiently, or if the mother has died, or if there is insufficient milk, and those are the things. If the mother is operated somewhere and the child is in the ICU,
So in all those cases, we can feed the baby from other mother's breast milk. भविष्य में माताओं को दूध दान करने के लिए प्रेरित करने के लक्ष्य से अभियान भी चलाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए भुवनेश्वर में मौजूद मानव दूध बैंक देश का 32वां ऐसा केंद्र है और देश का पहला मानव दूध बैंक सन 1989 में मुंबई के एक अस्पताल में स्थापित किया गया था। पराक्रम, कितनी नेक ये पहल है और कितनी अच्छी सोच है कि जो बच्चे पोषण से और माँ के दूध से वंचित होते हैं उनके लिए ये ह्यूमन मिल्क जो बैंक है वो किसी वरदान से कम नहीं है। बिल्कुल अमृता, और खास तौर से लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं, मतलब जो माएँ अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, इसको लेकर के बहुत सारे भ्रम भी हैं। इसीलिए स्पष्ट रूप से बार बार ये कहा गया है कि जन्म से लेकर के 6 महीने तक बच्चे को पानी के भी नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध ही उसके लिए सबसे बेहतर है। और इसमें ये भी एक भ्रम है अमृता कि जो माँ स्तनपान करा रही है वो शायद कमज़ोर पड़ जाएगी या उसे शरीर से कुछ नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन खान पान पर अपना अच्छा ध्यान रखने की जरूरत है। जी हाँ, और इसके साथ ही बात कर लेते हैं रंगों के त्योहार होली की। और इस बार ये होली का जो त्योहार है वो बेहद खास है। इस मायने में भी खास है पराक्रम, क्योंकि पिछले 2 साल हमने देखा कि किस तरीके से हम कोरोना से जूझ रहे थे और होली उस बीच जब पड़ी तो लोग अपने घरों से निकले, बहुत कम निकले और आशंकाओं के बीच उन्होंने किसी तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया। लेकिन अब चूंकि मामले कम हो गए हैं तो लोगों का उत्साह जो है वो 2 गुना है। बिल्कुल, लोगों का उत्साह 2 गुना है और बाजारों में रौनक भी देखने को नजर आ रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कैसा है होली के उत्सव को लेकर के बाजार का माहौल। रंगों के त्योहार होली के आते ही लोगों का उत्साह देखने को मिलता है। तरह तरह के रंग, खास अंदाज की मिठाइयाँ और बाजारों में सजी पिचकारियाँ त्योहार की रौनक में 4 चांद लगा देती हैं। पिछले करीब 2 साल से कोविड की वजह से होली के रंग में भंग पड़ा हुआ था। लोग होली के त्योहार को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस बार कोविड के मामले बेहद कम नजर आ रहे हैं और इसका असर बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। होली के मौके पर इस बार बाजार, मिठाइयों और रंगों की दुकानों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग विभिन्न तरह के रंगों के अलावा पिचकारियों और तरह तरह की मिठाइयों की खरीदारी खूब कर रहे हैं। इससे व्यापारी भी काफी खुश हैं। कोविड को देखते हुए पिछले 2 वर्षों से लगातार निराशा की स्थिति में त्यौहार मनाई गई है और काफ़ी देश की स्थिति सही नहीं होने के कारण जनता में वो रुझान होली का नहीं था। लेकिन इस बार कोविड की बिल्कुल कहीं पर वो देखा नहीं जा रहा है। 2 साल से तो धंधा कम था, इस बार धंधा अच्छा है हमारे पास और ग्राहक भी बहुत खुशी से लेके जा रहा है। इस बार की होली जबरदस्त होने वाली है। बाजारों में छाई रौनक निश्चित रूप से आने वाले दौर के लिए एक शुभ संकेत है। ऐसे में उम्मीद है कि रंगों के इस त्योहार होली में फिर से वही उमंग देखने को मिलेगी जैसा पहले देखने को मिलती थी। तो होली का हम सभी को इंतजार है और इस बार हर्ष और उल्लास दुगना होगा अमृता। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही जो ख्याल रखना होता है कि रंगों से कैसे बचें और किस तरीके से एक सुरक्षित होली खेलें, उसका ख्याल आप भी ज़रूर रखिएगा। और इसी के साथ पराक्रम, अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि आज संसद टीवी पर क्या कुछ खास कार्यक्रम है उनके लिए। बिल्कुल, सुबह 10 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही पर आधारित हमारा कार्यक्रम संसद में आज, और सुबह 11 बजे देख सकते हैं संसद टीवी पर सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। शाम 7 बजे आप देखिए समसामयिक मुद्दों पर आधारित कार्यक्रम मुद्दा आपका। इसके साथ ही 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र राउंड अप। रात 8 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर आधारित हिंदी न्यूज बुलेटिन आज की खबर, और रात 8:30 बजे पर्सपेक्टिव। और इसके साथ ही आप देखिए 9 बजे द न्यूज इंग्लिश न्यूज बुलेटिन और 9:30 बजे लॉज दैट शेप्ड इंडिया। रात 10 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पर जुड़ा कार्यक्रम, जिसमें खास झलकियां आपको दिखाएंगे इंग्लिश में हाउस हाइलाइट्स और 10:30 बजे हिंदी में सदन दिन भर। तो वो घड़ी आ गई है पराक्रम जब हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा हेलो इंडिया में, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि आप एक पॉजिटिविटी के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ अपने दिन का आगाज करें। लेकिन अब वक्त आ गया आपसे विदा लेने का। बिल्कुल।